बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिन से पूरी दुनिया का मीडिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। इस मुलाकात के हवाले से पूरी दुनिया का ओपिनियन डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये मुलाकात सफारती अदाब के बिल्कुल मुनाफी हुई। इस मुलाकात के अंदर यूक्रेन के सदर को तज़हीक का निशाना बनाया गया और धौंस के ज़रिए, बदमाशी के ज़रिए उनसे अपनी शराइत मनवाने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी जानिब बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि 3 साल से एक ऐसी जंग ने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है और इस जंग का जो असल कल्प्रिट है उसके साथ इसी तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए था जैसे कि ट्रंप ने किया। अब ये जो डिवाइडेड ओपिनियन है, इस ओपिनियन और इस मुलाकात की कहानी और इस कहानी के मुस्तकबिल के असरात पर बात करने के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि आखिर इस पूरी गुफ्तगू का, इस बहस का फातेह कौन है। किसने अपना मुकदमा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, किसने दुनिया के सामने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। तो सबसे पहले तो हम अचीवमेंट को स्टडी करते हैं। एक तरफ सब लोग जानते हैं कि ये मुलाकात किस माहौल में हुई, किस तरीके से ट्रंप की जानिब से, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और तीसरी आलमी जंग होने का खदशा जाहिर किया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका को डिक्टेट कर रहे हैं और ये वो शख्सियत हैं जो बुनियादी तौर पर अमन नहीं चाहते, जो जंग का खात्मा नहीं चाहते। इस किस्म की बहुत सारी बातें की गई और ये तक बताया गया कि अगर अमेरिकन सपोर्ट ना होती तो शायद यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं था कि वह 3 साल तक इस जंग को कंटिन्यू कर सकता। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी कि अमेरिका का शुक्रिया अदा नहीं किया गया और अमेरिका की और ट्रंप की सफारती कोशिशों को अमन के हवाले से ट्रिब्यूट नहीं पेश किया गया, बल्कि इसके साथ साथ सूट ना पहनने के ऊपर भी ज़ेलेंस्की को तज़हीक का सामना करना पड़ा। बट अहम सवाल ये था कि आखिर क्या तमाम तर गुस्से के बावजूद, तमाम तर बेइज्जती के बावजूद, इंसल्ट के बावजूद, ह्यूमिलेशन के बावजूद क्या ट्रंप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में कामयाब हुए? तो इसका जवाब है नहीं। अब इसका पहला यॉर्डस्टिक ये है कि ज़ेलेंस्की ने तमाम तर तज़हीक के बावजूद अमरीकी ख्वाहिशात के आगे झुकने से इनकार किया। वो माहिदा जो कि रूस और अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होना चाहिए था, उस माहिदे को, जंग बंदी के माहिदे को करने से इनकार किया। फिर वो मादनी वसाइल से मुतल्लिक एग्रीमेंट जिसकी उम्मीद ट्रंप रख कर बैठे हुए थे, उस माहिदे पर दस्तखत से इनकार किया और सबसे बढ़ के इस जंग को कंक्लूड करने के हवाले से जिस तरीके से ट्रंप चाहते थे, वो किसी भी उस टारगेट को अचीव करने में ट्रंप मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। यानी कि अगर ये कहा जाए कि ट्रंप का गुस्सा, ट्रंप की बेइज्जती, ट्रंप की जो तज़हीक थी वो बेसूद साबित हुई और वो कोई भी ऐसा टारगेट अचीव नहीं कर सके, वो उन शराइत को ज़ेलेंस्की से नहीं मनवा सके जिन शराइत की खातिर ये सारे का सारा दबाव क्रिएट किया गया था। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद नेचुरल फ्लो के अंदर ही वाक़या हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली लगता ये है कि इस पूरे वाक़ये को बाकायदा तौर पर ड्रामेटाइज किया गया था और अमेरिकन एंड के ऊपर एक प्लान्ड एक्टिविटी थी और पूरे मीडिया के सामने इस इवेंट को कैश करने की कोशिश की। अब इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ इस पूरी मुलाकात का? एक, ज़ेलेंस्की को यूरोप की जानिब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गई है। अब बरतानिया $2 अरब का आज कर्जा दे रहा है जंगी साजो सामान के लिए। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बाकी जो नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग के हवाले से। और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन ने अगर कोई चीज़ अचीव की है तो वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को, जो अमेरिकन डॉक्ट्राइन है
اس کو مکمل طور پر ٹرمپ نے تبدیل کیا ہے اور روس کے ساتھ ایک نئے تعلقات کے دور کا آغاز ہوا ہے۔ ابھی ٹرمپ کی پوٹن سے ملاقات نہیں ہوئی، جو کہ ریاض میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے ان قریب، لیکن اس ملاقات سے پہلے یہ بہت بڑا ایک آئی اوپنر ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے یورپ کو ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر لگ یہ رہا ہے کہ یہ یورپ کے لیے پیغام تھا کہ اب امریکہ اور یورپ کی راہیں جدا ہیں۔ امریکہ کے آبجیکٹیوز، امریکہ کے انٹرسٹ یورپ کے انٹرسٹ سے ڈفرینٹ ہے، اور اب امریکہ یورپ کو کسی بھی قسم کی رعایت، کسی بھی قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں دے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو نیٹو ہے، امریکہ اب اس فوجی اتحاد میں سے نکل جائے گا اور نیٹو کا مستقبل بھی اب مخدوش دکھائی دیتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، امریکہ بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، یوکرائن بھی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، روس بھی چاہتا ہے، مگر پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم بنیادی طور پر یوکرائن کی گارنٹیز کے حوالے سے۔ یوکرائن یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اس جنگ کا خاتمہ ہو، یعنی کہ اس کو سیکیورٹی شورٹیز چاہیے، گارنٹیز چاہیے کہ کل کو اگر روس اٹیک کرتا ہے تو امریکہ اس چیز کو میک شور کرے کہ امریکہ پروٹیکٹ کرے گا یوکرائن کو۔ مگر اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے، جو ٹرمپ کا موقف ہے، ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی طور پر یوکرائن کا جو ڈیفنس ہے وہ ٹرمپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ یورپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور یورپ کی لائبلٹی وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں تک معدنی وسائل کی بات کی جا رہی ہے، مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ یقیناً ایک نہ ایک دن تو اس کو کنکلوڈ ہونا ہی ہے۔ اب یہ کس کی کنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جو معدنیات کی بات ہے، تاثر یہی تھا کہ زولنسکی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر لیں گے، دنیا کا 5% جو معدنی ذخائر ہیں وہ یوکرائن کے اندر